प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले ट्रंप का मोदी सरकार पर कड़ा वार। अमेरिकी सदर ने भारत से दरामदात पर 25% टैरिफ और जुर्माने का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत से गिले शिकवों की एक तवील फहरिस्त भी सामने रख दी। भारत पर इस दबाव के क्या असरात होंगे, जानेंगे आज के शो में। इसके अलावा बात करेंगे फ़लस्तीनी रियासत को आलमी सतह पर बढ़ती हिमायत। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद माल्टा ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। कनाडा का झुकाव भी इसी जानिब, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया कॉन्फ्रेंस में 2 रियासती हल की हिमायत में एलामिया जारी। आलमी मंजरनामा किस करवट बैठ रहा है, इस पर करेंगे तज्जिया। इसके अलावा बात करेंगे अमरीकी सदर की ईरान पर हमले की धमकी के तनाजुर में ईरानी सदर का मुतवक्के दौरा पाकिस्तान किस अहमियत का हामिल है और क्या होगा। इसके अलावा बात करेंगे स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। क्या हुकूमत शरह सूद को पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ये पॉलिसी मुल्क की सनतों और रोजगार पर क्या असर डालेगी, तफसील से इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश। हुकूमत की तरफ से होटल इंतजामिया पर दबाव डालने के इल्जामात सामने आ गए। जुनैद अकबर का ट्वीट, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तमाम अहम मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो ये जो APC वाला मामला है, जिस तरह से ये इस प्रेशर किया गया है कि ये ना हो पाए, और फिर भी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे तो हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब ये इस पे क्या होगा इसे बात करेंगे, लेकिन ये जो इंटरनेशनल हम देख रहे हैं मामलात, वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है 25% टैरिफ आयद करने का इंडिया पे, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, ये अंदरूनी तौर पे भी बड़ी तमाम आंखें जो नज़रें जो ठहरी हुई हैं, वो जो PTI का 5 अगस्त को जो उन्होंने अरूज पे अपना एहतजाज लेके जाना है, ज़ाहिर है उसके ऊपर नज़रें ठहरी हुई थी। और APC की कल एक मीटिंग थी, इस्लामाबाद में है, मगर आज बताया गया कि उसकी बुकिंग जो करवाई गई थी वो कैंसिल कर दी गई थी। पहले भी ये हो चुका हुआ है कि इसी तरह APC की यहाँ पे मीटिंग थी, तो वो बिल्कुल एक दिन बर्दाश्त की गई थी। अगले दिन वो होटल में जाके उन्होंने होटल के कमरे बंद करवा दिए थे। तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक एक्सट्रीम एक्शन है कि आप हमारे जैसे भी एतराज़ करते हैं कई दफ़ा कि अगर वो वायलेंट किस्म का कोई एहतजाज सड़कों वड़कों पे कहें, अगर उनको बंद कमरे के अंदर एक अपोजिशन के लीडर्स बातचीत भी नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो है शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, और भी बाकी करबा हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। तो बातचीत के हद तक तो गुंजाइश रखनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। मगर ये जो इंडिया वाला झटका लगा है, अमेरिका ने 25% जो है उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। पहले उन्होंने 26% लगाया था, हमारे पे 29% लगाया था। तो इंडिया इस बात पे ही खुश था कि चलें कम से कम पाकिस्तान से कम है, और हमारा क्योंकि कंपैरेटर इंडिया भी है, बांग्लादेश और वियतनाम, श्रीलंका के साथ साथ। तो अभी उनको बहुत उम्मीद लगी थी कि उनकी बायलैटरल टॉक्स जो हैं अमेरिका के साथ बड़े अरसे से चल रही थी कि उसका नतीजा निकलेगा और ये कोई उनका दोनों का बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाएगा और उसमें से टैरिफ भी कम हो जाएंगे। मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और ना सिर्फ के ये 25% जो है टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया गया है, अल्फाज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर जो कहे हैं वो बड़े ही सख्त हैं, और इंडिया जो कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। और हमारे साथ तो उनका साइकोलॉजिकल एक जो है ना, एक नफ्सियाती मसला है। बड़ा मुल्क चीन फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ ट्रेड भी रखते हैं, जंग होने के बावजूद जो है सब कुछ उनका बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे ऊपर बड़ा ज़्यादा उन्होंने एकदम काउंटर अटैक करना होता है। तो अब 31 दफ़ा कह चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कि इंडिया की या पाकिस्तान की जंग मैंने रखवाई, और मोदी साहब की जरूरत नहीं है उनके ख़िलाफ़ कुछ कहें, और बाकायदा उनकी अपोजिशन भी एगॉन कर रही है कि आप पार्लियामेंट में अंदर आके ये करें।
आज जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है ये किसी मुल्क के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बास है। प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने कहा जी ठीक है दोस्त ज़रूर है इंडिया, मगर जो इंडिया ने टैरिफ्स के साथ जो है ना इनका बर्ताव हमारे साथ ठीक नहीं है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तरीन टैरिफ इनके हैं। और साथ में उन्होंने लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी के अंदर यूज़ किए हैं, दे आर द मोस्ट स्ट्रेनुअस एंड ऑब्नॉक्शियस और स्ट्रेनुअस। ये बड़े ही, अब इसका एग्जैक्ट तर्जमा करना भी मुश्किल है कि बहुत ही ये बेहुदा किस्म के नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ना, नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स जो है ना इनके वो भी हैं। यानी इनके इंतज़ाम में सिर्फ ये नहीं है कि टैरिफ लगाते हैं, ये जान के रुकावटें इस तरह की खड़ी करते हैं जिससे कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाती। तो उसका उन्होंने कहा साथ में ये रशिया को भी उससे तेल ख़रीदते जाते हैं कतरने के बावजूद। और ऐसे मौके पे जबकि रूस जो है वो यूक्रेनियंस को मार रहा है और ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं इनके ऊपर रूस से तेल ख़रीदने पे जुर्माना भी कर रहा हूँ जो कि गालबन 10% होगा, तो ये 35% तकरीबन बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये कल 1 अगस्त से ये लागू हो जाता है। अभी बायलैटरल मीटिंग्स उनकी वैसे जारी हैं, अगस्त के महीने भी होंगी, मगर इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एक तो डिप्लोमेटिकली कि अमेरिका जो है जिसकी बाकायदा इंडिया चापलूसी कर रहा था काफ़ी अरसे से, उन्होंने क्योंकि अपना झुकाव जो है रूस की बजाय जो अमेरिकन कैंप की तरफ कर दिया हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने 2-4 बड़े कंसेशंस इंडिया ने अमेरिका को दी हुई थी। और एक उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंसर्न आजकल होता है वो डी-डॉलराइजेशन की तरफ है कि जो डॉलर की सुप्रीमेसी दुनिया में है उसकी जगह पे चीनी जो युआन है RMB वो कहीं उसकी जगह पे ना ले रहे, और ब्रिक्स के ममालिक और ग्लोबल साउथ के ममालिक का रुझान उस तरफ था। हाल ही में अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी ब्रिक्स के ममालिक नज़र आए कि एंटी अमेरिकन डी डॉलराइजेशन की तरफ झुकाव जिनका नज़र आया उन पर 10% मैं मज़ीद टैरिफ लगाऊंगा। इंडिया ने उस वक्त कहा, बरतानिया में जयशंकर उनके वज़ीर ख़ारिजा ने, कि वो इसके हामी नहीं हैं डी डॉलराइजेशन के। ये बहुत बड़ी कंसेशन थी। उसके बाद गाज़ा और ईरान के मसले भी इंडिया का झुकाव, उन्होंने इसराइल की मजम्मत नहीं की। और ये जस्टिस देयर और क्वाड का हिस्सा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका जो है एक डिफेंस अलायंस का पैसिफिक के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर बाकायदा एक डिफेंस अलायंस बनाने जा रहे थे, उसका हिस्सा है इंडिया। तो इंडिया को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और फिर उनकी एक रौनक कि वो एक ग्रेट पावर अपने आप को समझते हैं और G7 में शमूलियत करके वो समझते हैं कि वो भी एक ग्रेट पावर हैं। सो ये एक तो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली बहुत बड़ा झटका है। फिर ये इकोनॉमिक झटका बहुत बड़ा है कि बहरहाल उनकी ट्रेड जो है वो बहुत मैटर करती है। कि वो उनका ये ख्याल था कि ये इंडिया की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि उनकी $135 बिलियन की जो है ट्रेड है इंडिया के साथ, और जिसमें ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स उनकी $135 बिलियन में से $87 बिलियन हैं, जबकि इंपोर्ट वो 45 बिलियन करते हैं। तो डेफिसिट जो दरमियानी गैप है वो 45 बिलियन का है। तो अमेरिका ने कहा हुआ है कि जिस चीज़ का भी ये डेफिसिट है हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और रियायत नहीं बरतेंगे। मगर अपने जो उनके ट्रेड पार्टनर्स थे या उनके जो पॉलिटिकल हामी थे, जिस तरह यूरोप के साथ उन्होंने वहाँ भी 25% लगाया, मगर वो ज़्यादा लगने की भी उम्मीद थी। तो ट्रेड डील हो गई। इंडिया को उम्मीदें ज़्यादा थी और वो उम्मीदें उनकी खाक में मिल गई। और ये अब वो उनका दावा इंडिया का ये था कि वो इसको लेके जाना चाह रहे थे, इस $135 बिलियन को 2030 तक उनके प्लान्स में शामिल था कि वो $500 बिलियन की ट्रेड करना चाह रहे थे।
अब जो पहले ही थोड़ा सा उनमें जमूद इंडिया की इकोनॉमी में भी आया हुआ है, और ये अगर जो 45 बिलियन डॉलर का उनका सरप्लस है अमेरिका के साथ, और 25, हालांकि गो के हमारे से भी ज़्यादा है, हमारी अभी ट्रेड डील मुकम्मल नहीं है, मगर अगस्त से हमारे पे भी ये लागू हो जाता है, हमारे लिए भी कंसर्न है, उस पर भी बात करेंगे। पर इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका अमेरिका की तरफ झुकाव हो रहा था, उनकी उम्मीदें ज़्यादा थी, और उनका ट्रेड सरप्लस 45 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि रेसिस्ट कर रहा था, वो कह रहे थे कि अपने किसानों के ऊपर और अपनी डेयरी के ऊपर जो है ये हमारे लिए ओपन अप करें इंडिया को। आपने देखा होगा उनके किसान जो है सड़कों पे निकल आते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और बिहार का इलेक्शन भी है, और उनकी पॉपुलैरिटी भी मोदी की कम हो रही है। बहरहाल ये एक उनके लिए इम्तिहान आ गया है। एक दूसरा ये कि इंडिया काफ़ी अरसे से अपने आप को वो जो ग्रेट पावर जो है वो एक जो समझ रहा था, उसकी वजह से वो कहते हैं ना विकेट के दो तरफ नहीं, वो तीन चारों तरफ खेल रहे थे। और वो क्योंकि बड़े मुल्कों को ये एक आसाइश होती है कि वो कर सकते हैं, और इंडिया अपने आप को बड़े मुल्क, बहुत जितना बड़ा मुल्क नहीं है जितना बड़ा समझता है कि वो पिछले 4-5 साल से, आपको याद है जब से यूक्रेन का मामला हुआ, दुनिया में सिर्फ 2-3 ममालिक हैं, चीन और इंडिया ख़ास तौर में नुमाया थे। सबसे ज़्यादा इंडिया ने इम्पोर्ट रूस से तेल किया, और उन्होंने अमेरिका की परवाह नहीं की। तो अब जो है वो ये फाइनली उन्होंने उसका भी नोटिस ले लिया है कि जनाब ये आप जो जुर्माना 10% जो किया है, 25% टैरिफ के अलावा, कि जो रूस से आप तेल लेते रहे हैं, तो ये उसका भी 10% जुर्माना। तो ये अब देखना, बेसिकली सवाल जो है, मेरा ख्याल आपके गेस्ट आ गए हैं, तो उनको इनवाइट कर लें, तो मैं ताकि उनसे पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं सकलैन इमाम साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सकलैन, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सकलैन और हम जर्नलिज्म भी इकट्ठे शुरू किया, कॉलेज में मेरे ये सीनियर थे। सकलैन, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं फॉरेन अफेयर्स पे। ये टैरिफ्स का पूरी दुनिया के ऊपर असरात हैं, यूरोप का भी इसको मामले को उन्होंने तो डील कर ली है, हमें भी इसको नंबर आजमाइश से होना है। इंडिया की बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, उनको 25% टैरिफ और 10% जो है पेनल्टी भी रूस से तेल खरीदने की लगा दी गई है। तो क्या इंडिया का जो उम्मीदें लगी थी अमेरिका से, वो क्वाड का हिस्सा हैं, क्या अमेरिका उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं उनको? अमेरिका की इस वक्त जो पॉलिसी हम वाज़ेह तौर पे जो देख रहे हैं, उसमें एक कोहेरेंस नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कोहेरेंस। यानी कि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत सारे रास्ते खोलते हैं, और अगर मुखालफत करते हैं तो फिर हर सेक्टर में मुखालफत करते हैं। यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह डिप्लोमेसी में एक चीज़ होती है मल्टी वेक्टरल, कि जहाँ जहाँ आपकी दोस्ती है वहाँ ठीक है, जहाँ दोस्ती नहीं है वहाँ पे आप पीछे हट जाए, किसी और से रब्ता करें। तो वो तो होगी डिप्लोमेसी में। लेकिन जो इंडिया की जो आप देखिए जो उसके बड़े मजबूत एलाई थे, इंडिया तो इतना बड़ा मजबूत एलाई नहीं है अमेरिका का जितना कि नेटो और नेटो से वाबस्ता यूरोपियन यूनियन है। तो उसने यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी लगाया है 15% टैरिफ्स। न सिर्फ 15% टैक्स, जो असल चीज़ जो बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस नहीं हुई लेकिन माहिरीन ने बयान की है, और आपको सोशल मीडिया पे बड़े माहिरीन मिल भी सकते हैं ऐसे जिन्होंने ये बात बयान की है, कि 15% टैरिफ के अलावा यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने 2 कंडीशंस लगाई हैं। एक ये है कि वो अमेरिका का तेल ख़रीदेंगे, जो कि एडिशनल 750 बिलियन डॉलर्स यानी अरब डॉलर्स का एक ख़र्चा है यूरोप के ऊपर डाल दिया है। यानी अब वो महंगा अपनी ईंधन या गैस या पेट्रोल वगैरह अमेरिका से ख़रीदेंगे। और फिर इसी तरह उन्होंने को $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के वादे लिए हैं यूरोपियन यूनियन के, जो अमेरिका में जाके करेंगे। अब ये सब ऐसी चीज़ें जो अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह
मिडिल ईस्ट के ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को दौरे के मौके पर $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के वादे कर लिए जिनके वफा होने का इम्कान नहीं है। तो ये कुछ इस तरह लग रहा है कि अब सब सकलैन यूरोप की तो बिल्कुल जो है यूरोपियन यूनियन पे जो है वो 15 से 25% के दरमियान जो है टैरिफ का बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान इंडिया का जो है ये इसको एक और लेंस से भी देखा जा रहा है कि ये जो हाल में इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उसके बाद हमारी ज़रा थोड़ी सी इक्वेशन जो है जियोपॉलिटिक्स के अंदर बढ़ी है और इंडिया की काफ़ी नीचे आई है। तो उसका फैक्टर भी है कि ये क्यों काफ़ी अर्से से इंडिया जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हालांकि इसराइल का साथ उनके दे रहा था और भी कई चीज़ों में वो अमेरिका कर रहा था, उसके बावजूद इंडिया को ये झटका देने का ये लोकल सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में तब्दीली का भी कोई इसका लिंक है? मुझे कोई ऐसा लिंक नज़र नहीं आता। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक वो कह रहे हैं कि मर्क्यूरियल पॉलिसीज़ हैं जो कुछ पता नहीं कि ये परसों फिर ख़त्म हो जाए, 25% से 15% हो जाए या 10% हो जाए, क्योंकि इसमें मैं जैसे कि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी को कम्प्रीहेंसिव अप्रोच नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान और इंडिया के आपस में तनाज़े की वजह से अगर कोई स्ट्रेटेजिक चेंज आई तो ये भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हम एक बड़ी बेसिक चीज़ भूल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के आते ही ये अगरचे ये माहिदे जो बाइडेन के ज़माने में भी थे और जो बाइडेन ने खुल के बल्कि उनके ज़माने में अगर आपको याद है जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी जो थी वो इंडिया को एक किस्म के अमेरिका के मफादात का निगरान करार देना शुरू कर दिया था इस पूरे खत्ते में, साउथ एशिया में और अफगानिस्तान में भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो इनके दरमियान एक समझे जॉइंट कम्युनिके जारी हुआ था जब नरेंद्र मोदी फरवरी में गए थे अमेरिका, तो उस जॉइंट कम्युनिके में बड़ा वाज़े तौर पर ऐसी यानी को 30 पॉइंट्स लिखे हुए और 30 पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंडिया की हिमायत में है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये कि आप ये कह लें कि उन्होंने कहा कि हम $500 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम करेंगे एक दूसरे के दरमियान। फिर साथ ये था कि मिलिट्री कोऑपरेशन होगी, अमेरिका के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ तक कि शायद F-16 जैसे तैयारे भी इंडिया में तैयार हों, और इस तरह के मैं चंद चीज़ें जो मेरे जहन में मुझे याद हैं, और बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चीज़ें और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की चीज़ें थी। फिर साथ साथ आपको मालूम है क्वाड बनाने का मकसद ही चीन को ब्लॉक करना था। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है, उनमें से कोई पॉलिसी नहीं बदली है, किसी किस्म की कोई रिव्यू नहीं किया गया है, और ना ही जो है ये झटका भी ना ही पाकिस्तान के साथ ना ही पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजिक डील हुई है। डिप्लोमेटिक इशारे जो मुख्तलिफ जो हैं, मैं उसके हवाले से कह रहा था कि यूक्रेन की बाद जंग से कई सालों से इंडिया रूस से तेल ले रहा था। अब जाके ट्रंप ने भी 6 माह बाद जो है एक इसका नोटिस लिया है, तो वो उसके शायद ये आइंदा ब्रिक्स और SCO डी-डॉलराइजेशन जो हैं उससे भी जो इंडिया को एक वार्निंग हो कि उसके ऊपर वो राह रास्त पे रहें। तो अगर देखें वो राह रास्त पे तो इंडिया पहले ही से है। इंडिया ने ब्रिक्स के ग्रुप में इंडिया वाहिद मुल्क है जिसने खुल के ये कह दिया कि हम डॉलर की तरफ नहीं जाएंगे, यानी डी-डॉलराइजेशन नहीं करेंगे। मैं इब्तिदाई में जिक्र कर चुका हूँ। उसके बावजूद जो है कि बरतानिया में जयशंकर ने ये कहा कि हम इसके डी-डॉलराइजेशन के हामी नहीं हैं, मगर चूंकि ये फैसले इंडिया को SCO में और बाद में अगले साल क्योंकि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में होनी है तो उसको ये इसके ऊपर और यूक्रेन के हवाले से शायद लेने में। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे आपसे आइंदा भी, मगर मैं चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे गज़ा पे और ईरान पे फोकस कर लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास महदूद वक्त है। कि एक तब्दीली दुनिया में नज़र आ रही है कि पहले फ्रांस के सदर ने ये कहा कि वो सितंबर में इसको फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे कबूल कर लेंगे। फिर बरतानिया के जो है 121 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने ख़त लिखा कि ये करना चाहिए हमें, और फिर स्टामर साहब की आई कि अगर मशरूत
अगर हमास गाज़ा में अमन नहीं होता, 3-4 शराइत रखी, तो फिर हम भी जो है यूएन के इजलास के अंदर नेक्स्ट जो है इसको फ़लस्तीन को मान सकते हैं। आज इस तरह के इशारे को 40 डेमोक्रेट्स की तरफ से भी खत लिखा गया है। फिर कनाडा ने भी कहा है, वो भी कैबिनेट की मीटिंग करवा रहे हैं कि जी उसके अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने बरतानिया से बात करके उनके भी डिफरेंट इशारे आ रहे हैं। तो ये क्या सीरियस तब्दीली है और क्यों और कैसे? हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, आप जानते हो, खालिद अहमद साहब फौत हो गए हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि जब बहुत सारा मीडिया, बहुत से लोग मिलके एक ही बात कर रहे हों तो समझिए कि किसी ने इन सबको खींचा है, लगाम लगाई है। तो अगर ये सब मिलके, यूरोप की भी ताकतें और कनाडा भी, जो बज़ाहिर अमेरिका से लड़ भी रहे हैं और बज़ाहिर इसराइल के साथ इख्तलाफ भी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा असला इसराइल को सप्लाई कर रहे हैं, तो इस किस्म के इशारों से कोई बड़ा इशारा नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक जंगबंदी का दबाव है, ये इनके अवाम की तरफ से बढ़ रहा है। हुकूमतों में मुख्तलिफ किस्म के ज़बरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। बरतानिया में ये जेरेमी कॉर्बिन और वो ज़ारा सुल्ताना जो खातून है, इन्होंने मिलकर ग्रुप खड़ा किया है। अभी पता नहीं अलग पार्टी बनाते हैं या ये लेबर के अंदर ही बहुत बड़ी बगावत करवाते हैं। इस किस्म के बहरान सबको नज़र आ रहे हैं। फ्रांस के अंदर उनकी अपनी जमात उनके खिलाफ खड़ा हो रही है। जर्मनी में जो उनके चांसलर है, उनके खिलाफ बगावतें हो रही हैं। तो और उसकी वजह यह है कि ये जो नौजवान नस्ल जो है यूरोप की या अमेरिका की, ये जिसको मगरिब की कहेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट पैदा हो रही है। हम जितना इन लोगों को, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खैर नौजवान नस्ल को गालियाँ दी जा रही हैं, लेकिन इस नौजवान नस्ल ने जो मगरिब में है, इसने दुनिया का पूरा बयानिया बदल दिया हुआ है। और ये लोग बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ पर चल रहे, प्रोपेगेंडा पर कम चल रहे, क्योंकि ये लेगेसी मीडिया को नहीं फॉलो कर रहे। ये लोग देख रहे हैं कि हक़ाइक़ क्या आ रहे हैं और हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा में इस सदी का शायद सबसे बड़ा मैसेकर हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है। और ये वो जेनोसाइड है जिसको लोग देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं या अफवाहें नहीं देख रहे, हक़ाइक़ देख रहे हैं। और ये नहीं, इस हद तक हालात आ गए कि लोग ये पूछ रहे कि इनकी अपनी हुकूमतें अपने फैसले खुद करती हैं या नेतन्याहू इनके फैसले करता है। तो इसके नतीजे में एक डिस्टेंस वाला इमेज बनाया जा रहा है। अमली तौर पे क्या होता है हमें नहीं मालूम। अमली तौर पे तो होना ये चाहिए था कि ये 2 साल से जंग जारी है और ये जेनोसाइड आज नहीं हो रहा है। आज तो ये हालत हो गई हुई है कि वहाँ पे जो स्टारवेशन से लोग मर रहे हैं, बॉम्बिंग से अलग मरे हैं लोग। कितने लोग इमारतों के इंतजाम के बाद उनमें दब गए हैं, किसी को नहीं पता है। कितने लोग इधर उधर हो गए। आप ये कह रहे हैं सकलैन के इन तमाम मुल्कों में, मगरिब के ख़ास तौर पे, क्योंकि अवाम वहाँ पे जुल्म सितम इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको देख के उस प्रेशर में ये बातें कर रहे हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि इसको अमली जामा पहना के फ़लस्तीन को ये रियासत मान लें। यही कह रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल भी यही कह रहा हूँ कि अवाम का, लोगों का, खासकर नौजवानों का दबाव इतना शदीद है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे बरतानवी हुकूमत ने क्या, मैं क्योंकि बरतानिया मेरे तो से खुल के मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, जो बल्कि ज़ाती इल्म है कि यहाँ के लोग, जिनमें मुसलमानों की तादाद शायद 5% भी नहीं है, 95% लोग जो यहाँ पे सड़कों पे निकलते हैं फ़लस्तीन के लिए हर हफ्ते, ये मुसलमान नहीं हैं। इसमें ईसाई, हिंदू, LGBTQ, यहूदी नौजवान निकल रहा है। तो यहाँ पे जो दबाव बढ़ रहा है ये बहुत संगीन है। तो ये अब इनसे संभाला नहीं जाएगा। अभी भी इस तमाम जो हमने रोजानात की बात की, उसके डोनाल्ड ट्रंप का आज भी जो स्टेटमेंट कल का है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है और फ़लस्तीन की रियासती मंजूरी आलमी बरादरी के लिए ख़तरनाक नज़ीर होगी। तो अल्टीमेटली मैटर तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे दुनिया भर में भी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ये उसी का को तक़वियत देती है। मैं देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान कुछ और होते हैं, पॉलिसीज कुछ और होती है। तो इस कशमकश में फिलहाल जंग बंदी ही है जो बड़ी कामयाबी होगी। और इसमें एक और फ़ायदा ये होगा, इससे जी आप मुकम्मल कर लें। हाँ, इसमें इसराइल को फ़ायदा बराह रास्त ये होगा कि जो इस वक्त उसके अंदर जो एक
एग्जॉडस हो रहा है। यानी एक तरह जो हजरत मूसा ने किया था कि फिरौन से निजात दिला के वो बनी इसराइल को ले आए थे, अब इसराइल के अंदर से बहुत सारे लोग अपने मुल्क से फरार हो रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। फिर ये कि ईलात की बंदरगाह मुकम्मल बंद है, अशदोद की बंदरगाह जो वो पार्शली काम कर रही है, हाइफा की बंदरगाह पार्शली तबाह हुई हुई है। ये इनकी 3 बड़ी बंदरगाहें हैं जिनसे इनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि अभी भी जंग के खतरात बहरहाल मंडला रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक रोज़ पहले ये कहा कि हम अगर ईरान ने जौहरी अपना प्रोग्राम रिवर्स ना किया तो हम दोबारा हमला करेंगे, और यूं उंगली चुटकी बजा के तकरीबन अंग्रेज़ी का मुहावरे में उन्होंने यही कहा कि कर दिया जाएगा। फिर इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि हम आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो है कत्ल कर देंगे, और ईरान की तरफ से भी उतना ही सख्त जवाब आया है। तो ईरान के साथ आप देखते हैं कि दोबारा जंग छिड़ने का इम्कान हो सकता है। देखिए, इम्कानात किसी भी किस्म का रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन एक हकीकत ये है जो तस्लीम की है, तमाम माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं। इसराइल के अपने फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल ने अपने आर्टिकल्स हारिस में लिखे हैं कि इस जंग के बाद मुमकिन है कि फ़ौजी तौर पर इसराइल ने अपनी बर्तरी दिखाई है, लेकिन जिस मकसद के लिए पूरी की पूरी इसराइल ने हमले वाली जंग की थी ईरान के ऊपर, वो कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अब ईरान के लिए जौहरी ताकत बनना ज़्यादा उसका जवाब बन चुका हुआ है। ईरान अभी तक अगर रुका हुआ था इसलिए कि हमले ना हो और तबाही ना हो, जब ये सब कुछ हो गया तो फिर कहते हैं यही होना था ना। तो इसराइल की इस हमले के लिए अब ईरान तैयार है, और अब जाहिर है पहला हमला सरप्राइज़ दे सकते, दूसरा हमला इतना सरप्राइज़ नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि इसराइल ने ये देख लिया है, दुनिया ने ये देख लिया है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो उनके पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए अपने हदफ पर जाके कहीं भी टकरा सकते हैं। तो इसराइल महफूज बिल्कुल नहीं रहेगा। मगर आप अमेरिका जो ये कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं, वैसे तो आप 2 दफ़ा आप ही नहीं सारी दुनिया यही कहती है कि उनके अल्फाज से उनकी पॉलिसी को का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो ये क्या कि दोबारा वो हमला करके जंग शुरू कर सकते हैं, ये पॉस्चरिंग है? ये पॉस्चरिंग फिलहाल तो पॉस्चरिंग, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को रद्द नहीं कर सकता। हो सकता है वो हमला भी कर दे, लेकिन हमला करके अब तक देखिए 2 चीज़ें रखी। उन्होंने जो हमले किए B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए, उन B-2 बॉम्बर्स की जो कुल हैसियत थी वो किसी एक मौके पे क्लियर फिजा में, ये जहन में रखिए, B-2 बॉम्बर कभी भी एक इंगेज्ड वॉर में बॉम्बिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ट्रेस हो जाएगा तो उसको भी कोई एक मिसाइल, ये नहीं समझिए 1 लाख का मिसाइल जो $1 अरब के B-2 बॉम्बर को गिरा सकता है। तो B-2 बॉम्बर की बॉम्बिंग के लिए ज़रूरी कि आपको क्लियर स्काई मिले और फिर वो जाके बॉम्बिंग करते हैं। अभी तक B-2 बॉम्बर ने जो कुल बॉम्बिंग की है वो 2-3 जगहों पे की है। B-2 ने तो नहीं की, लेकिन B-52 ने मिला के, यानी ज़्यादा बॉम्बिंग करने वाले जो 3 ऑपरेशन मिलते हैं। एक अफ़गानिस्तान में किया गया है, एक यमन में किया गया और एक ये तेहरान में किया गया है। इन तीनों मुल्कों में जब हमले हुए हैं, तेहरान में उस वक्त कोई एयर डिफेंस नहीं था। अब ईरान के पास एयर डिफेंस बन रहा है या अपना रीएक्टिवेट कर रहे हैं, जिस तरह हैक हुए थे उन्होंने उसको बहाल कर लिया हुआ है, और जाहिर अब उन्हें पता है कि हमला हो सकेगा तो वो अपना मिसाइल ज़रूर मारेंगे B-2 बॉम्बर को गिराने के लिए। तो अमेरिका का तो उसी तरह बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर दूसरी ये देख लें कि अमेरिका के जितने बड़े बहरी बेड़े हैं गल्फ में, यानी पर्शियन गल्फ में, वो सब के सब सिटिंग डक्स हैं ईरान के मिसाइल्स के लिए। आपको एक बहुत बड़ी अहम चीज़ आज मैं बताऊँ, यानी जिक्र पहले भी हुआ होगा शायद, कि इस वक्त बहरे अहमर यानी रेड सी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इस वक्त एक भी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट या कैरियर नहीं है, फ्लीट नहीं है इस वक्त। वो क्यों चले गए वहाँ से? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई भी मिसाइल एक लग गया तो इनके 2-2 अरब के या 2.5 अरब के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये डूब सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका की वो मिलिट्री हुतियों की भी धमकी आ चुकी भी है, और पहले भी ये जो आप कह रहे हैं बमबारी के बावजूद उनको नहीं दबाया जा सका, हालांकि वो कहने को एक बिल्कुल कमज़ोर सी ताकत हैं, और अमेरिका को उनसे साथ मुआहिदा एक स्टेज पे करना पड़ गया था। लास्टली, ये अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह की मोहलत दी गई, और कॉन्फ्रेंस में 125 ममालिक ने फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी की हमायत की और कहा कि 2 रियासती खत जो हल है वही वाहिद हल है इस खित्ते का। इसकी कोई अहमियत है?
इसकी अहमियत इतनी है कि सिंबॉलिक और सफारती सतह पे ये बड़ी सरगर्मी है, लेकिन इसकी अगर अमली शक्ल देखें तो वो ये है कि अगर ये बनाते हैं दो रियासती हल निकालते हैं इस तनाज़े का, यानी एक फ़लस्तीन की अलग रियासत बना दे, तो अब जो इन्होंने हाल गज़ा का किया हुआ है, अगर अभी गज़ा में जंग ही नहीं रोकते तो फिर दो रियासती हल का मतलब है कि सिर्फ गरब उर्दन में आप बनाएंगे, और गरब उर्दन के अक्सर हिस्सों पर इसराइल ने अपनी यहूदी बस्तियां बना के कब्जा किया हुआ है। तो ये एक सफारती ढकोसला है या एक चाल है। बहरहाल जो है वो आपके बकौल के ईरान को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और जंग के असरात जो हैं तमाम खित्ते के लिए, हर मुल्क के लिए अपने अपने मफाद उनको देखने की है। कोई अच्छे असरात नहीं पड़ते हमारे लिए भी, खित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन इमाम हमारे लिए वक्त निकालने का। जी, सकलैन इमाम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे कुछ इकॉनमी के बारे में, जिस तरह से स्टेट बैंक ने बरकरार रखने का जो 11% की शरह है, शरह सूद, उसका फैसला किया है, इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमी के हवाले से, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा। आमिर साहब, जो ये स्टेट बैंक का एक डिसीजन है, और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि ये डिसीजन है, बल्कि इसको एक पॉलिसी टूल के तौर पे भी यूज़ किया जाएगा, या इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी है, क्या कहेंगे इस पे? मैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं हारून साहब से पूछना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा हारून शरीफ की यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने मेन स्टोरी जो डिस्कस की है वो इंडिया के ऊपर जो 25% जो टैरिफ लगाया गया है, और वो पेनल्टी भी लगाई है रूस से तेल लेने की। अभी हमारे ऊपर जो मुझे याद पड़ता है 29% टैरिफ था, और 1 अगस्त से शायद हमारे पे भी लागू हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं वीज़ा-वी पाकिस्तान के और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको? कि इंडिया का जो अमेरिका के साथ ट्रेड का स्केल बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का चीन और रूस के साथ भी स्केल ज़्यादा है, तो वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा है 25% टैरिफ का, डिस्पाइट के वो लोग निगोशिएशंस कर रहे थे। पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस कम है, लेकिन पाकिस्तान की फेवर में है, और ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट फिनिश टेक्सटाइल गुड्स की है। उस पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रोटेक्शन का टैरिफ लग जाएगा, असल में वो पास ऑन होगा यूएस की कंज्यूमर मार्केट को, कि जी आप अगर पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो भी ट्रेड निगोशिएशंस हो रही हैं, मैं तो प्रिवी नहीं हुई, फाइनलाइज नहीं हुई हैं। अगस्त में हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल बैंड क्या आता है, और कंपनियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट के सदर हैं, वो उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आप मेरी टर्म्स के ऊपर ट्रेड करेंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना फिर हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते जाएंगे। हमारे यहाँ जो है LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी, वो -1.5 पिछले साल रही, और एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी नॉमिनल बढ़ी, टेक्सटाइल भी नॉमिनल बढ़ी बावजूद इन मुश्किलात में। मगर अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्क में अंदर इम्पॉर्टेंट बहस ये हो रही है कि बिज़नेस इंडस्ट्री की तरफ से लार्जली ये कहा जाता है कि जनाब आपने हमेशा IMF के कहने पे लिंक किया महंगाई इन्फ्लेशन को पॉलिसी रेट के साथ, और 22% से ठीक है आप 11% पे ले आए, मगर महंगाई आप कहते हैं कि 4.5% है, तो इसको जो है आप काम करें। गौहर इजाज़ बिजनेसमैन हैं लीडिंग, उनकी तरफ से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वेहमेंटली इसको आर्ग्यू किया गया कि आपका कोई जवाज़ नहीं है कि आप बजाय इसके कि 3 ट्रिलियन, ये उन्होंने फिगर कोट किया कि 3 ट्रिलियन का सूद जो है आप बैंकों को जो दे रहे हैं, तो वो कंसेशन इंडस्ट्री को दें, पहली स्टेज पे 11% से 9 पे लाएं, और दिसंबर तक इसको 6 पे लाएं। क्या कहेंगे आप? जी हमें सब इसको पहले तो समझते हैं। देखिए IMF क्या कहता है। IMF और जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपको शरह सूद को एक लेवल पे रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मनी सप्लाई है उसको कम कर सके। मनी सप्लाई कम होगी
तो डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20-25 पे चल रहा था वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये थ्योरी कहती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलैक्स करें, एक गो में ना करें। तो आप देखिए कि 1-1.5 साल के अंदर तकरीबन 100% डिक्लाइन हमारे इंटरेस्ट रेट में आया उसकी वजह से। अब पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखें, ये जो इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन आया, सबसे बड़ा बोरोर तो हुकूमत है, 60 से 70% कर्ज हुकूमत लेती है। इसके बाद जो बोरोर्स हैं वो बड़े बड़े हमारे लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं, और जो एसएमईज हैं, जो एग्रीकल्चर हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनका एक नॉमिनल शेयर है, और कंज्यूमर इंडिविजुअल का भी। मैं आज फिगर देख रहा था 13% प्राइवेट सेक्टर के पास है, बाकी सारा हुकूमत के पास चला जाता है। जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको हम क्राउडिंग आउट कहते हैं कि जब आप मार्केट को सरकार क्राउड आउट कर लेती है तो ये एक डिस्टॉर्शन है। अब इस हालात में अगर शरह सूद नीचे करते हैं तो किसको फायदा होता है? पहला फायदा हुकूमत को होता है कि वो अपनी जो सूद पे कर रही है डोमेस्टिक बोरोइंग पर, वो कम हो जाता है। दूसरा फायदा कुछ ग्रुप्स को होता है, बड़े बड़ों को, जो बड़े बोरोर हैं, जो एक आपस में बोरोइंग करते रहते हैं। मेरा सवाल इसके अंदर ये है कि अगर हुकूमत लग से जिनको पैसा दे रही है, उन बैंकों की ओनरशिप भी तो इन्हीं बड़े बिजनेसमैन के पास है, तो ये पैसा वहीं सर्कुलेट एक एलीट में हो रहा है। अगर तो ये आर्गुमेंट हो गौहर एजाज साहब का कि हुकूमत को जो सूद में छूट मिलेगी उससे हुकूमत एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, आईटी में लगाए, इनोवेशन में लगाए, रिसर्च में लगाए, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं। अगर वो ये कहते हैं कि हुकूमत सब्सिडी दे और एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दे और हम कंपेटिटिवनेस में इन्वेस्ट ना करें, फिर मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। तो यहां ये पॉलिसी चॉइसेस हैं जो हमें शरह सूद पे करनी है। और स्टेट बैंक को, जो मैंने पढ़ी है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और आईएमएफ की जो मैंने डिटेल्स पढ़ी हैं, वो बड़े क्लियर हैं कि दुनिया के इस वक्त हालात वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कोई 4-4.5% और 5 से 7% रहने की तवक्को है। उसको अगर मेंटेन रखना है तो आप रिलैक्स ना करें, क्योंकि वो पैसा फिर चंद हाथों में चला जाएगा और पहले की तरह फिर से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। दो चीज़ें, एक के ये आर्गुमेंट भी दिया जा सकता है कि ये 22% से 11% पे आप लेके गए, ठीक है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ गई मगर ग्रोथ भी आपकी ज़्यादा ना हुई, और एलएसएम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी माइनस में 1.5 पे है, तो ये पहले फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब मज़ीद 2% या 4% करके क्या पड़ेगा? जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि या तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो कि हमने पॉलिसी रेट को घटा के पैसे को डायरेक्ट करना है ग्रोथ की तरफ, ताकि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट बढ़े। अगर हमने करंट स्टेटस को के अंदर पैसे की सिर्फ उसको कम करना है, सेवर को भी कुछ नहीं मिलेगा, पेंशनर को भी कुछ नहीं मिलेगा, स्प्रेड बैंकों के जो कम होंगे वो उन्हीं इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के अंदर बोरोइंग में चला जाएगा। वो एक विशेष साइकिल है जिससे हमारी ग्रोथ की रिवाइवल मुझे बड़ी मुश्किल। वैसे मैं क्योंकि नॉन इकोनॉमिस्ट हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो लिंक किया जाता है इन्फ्लेशन को पॉलिसी रेट के साथ, ये मुनासिब है? जी, ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक प्रिंसिपल है, लेकिन हर इकोनॉमी के डायनामिक्स हैं। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को खाली पॉलिसी रेट से लिंक करना या मॉनेटरी पॉलिसी टूल से लिंक करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन के अंदर रूल ऑफ लॉ के भी हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, हमारे अंदर मंडियों की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बहुत फरसूदा है, और जो मुनाफाखोर है मुनाफा कमाता है, फिर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ सेक्टर्स को पेटनेज देते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बड़ी चीज़ है, लेकिन एक प्राइम असूल यही है कि अगर आप द करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन को कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, लोग कम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन कम बढ़ेगी। एक और गौहर एजाज साहब, मैंने उनको दावत दी थी, वो किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, मैं उनसे पूछना चाहता था, मगर मैं उनका आर्गुमेंट अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, उसकी इकोनॉमिक लॉजिक। उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक जो $8 बिलियन जो गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने मार्केट से ख़रीदा है, तो ये उन्होंने कहा ये बोरिंग नहीं है, ये एक किस्म की हमने मार्केट से ख़रीदा और एक किस्म का उसको उन्होंने अहसन कदम करार दिया है।
तो मैं समझना चाहता हूं कि जब मार्केट से आप डॉलर खरीदते हैं तो जाहिर है उसका इन्फ्लेशन के ऊपर भी हर चीज़ महंगी भी होती है, और भी क्या असरात हैं। तो ये क्या मुनासिब है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से $8 बिलियन, इस पे हमें भी क्लैपिंग करनी चाहिए? जी देखिए, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, जहां सेंट्रल बैंक वक्त को देखते हुए या डॉलर्स खरीदता है या लोकल करेंसी खरीदता है ताकि उसकी लोकल करेंसी कमजोर ना पड़ पाए, तो ये एक ऑपरेशन पूरी दुनिया में किया जाता है। उसके वॉल्यूम्स जो हैं वो एक मरूजी हालात पे डिपेंड करते हैं। अब ये जो $8 अरब पिछले एक साल में खरीदा गया है, उससे ये हुआ है कि रुपए और डॉलर की पैरिटी वही 270-285 के दरमियान होवर करती रही है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि स्टेट बैंक का आर्गुमेंट ये है कि हमने इसको वही मेंटेन किया हुआ है और हमने डॉलर जो खरीदे हैं उससे डॉलर मजबूत नहीं हुआ और वहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। हाउस इन ऑर्डर करना ज़रूरी है। इस पॉइंट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। वक्त ख़त्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।